प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम सोल्व करेंगे अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस को। ये एग्जाम जो है अप्रैल 2021 में हुआ था, और अगर आप देखना चाहते हो कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें मैंने सभी का बताया हुआ है। जीके के किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर से भी बताया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, डेविड, जॉन एंड जोनी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्किल स्टेडियम। डेविड, जॉन और जोनी एक ही समय में एक ही दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। एक गोलाकार मैदान है और एक ही जगह से यहाँ से तीनों ने दौड़ना स्टार्ट किया। डेविड ने 126 सेकंड में, जॉन ने 154 सेकंड में और जोनी ने 198 सेकंड में एक चक्कर पूरा किया। एक चक्कर डेविड को इतना समय लगा पूरा करने में, जॉन को इतना समय लगा और जोनी को 198 सेकंड लगी। तो हमें बताना है कितने समय के बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, यहाँ पर कब वे एक साथ आएंगे। अगर हम बात करेंगे जब वे पहले चले तो उन्हें समय अलग अलग लगा, तो पहली बार तो वे मिलेंगे नहीं। तो ये बताना है कि कब मिलेंगे, कितने समय बाद। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें निकालना होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, हमें एलसीएम निकालना होगा इन तीनों का। तो चलिए ठीक है। निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम लेना है 126 सेकंड, 154 सेकंड और 198। ये 2 से डिवाइड होगा, 7 से, और अब 11 से। तो ये हो गया 9 सत्ते 63, 63 दूनी 126 गुणा 11, 11 गुणा 126 में करेंगे तो आएगा 126, 6, 8, 3, 1। तो इसका मतलब ये जो हमारा एलसीएम आया, इसका मतलब ये हुआ 1386 सेकंड बाद वे जो हैं जहां से दौड़ना स्टार्ट किया था उन्होंने, वहीं पे तीनों एक साथ आएंगे। तो 1326 सेकंड आया। ऑप्शन जो है हमारे 23 मिनट 6 सेकंड, मिनट में इसे मिनट में डिवाइड करना है, मिनट में डिवाइड करना होगा तो 60 से भाग कर दूंगा। 6 एक बार गया, 6 गुना 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया, दूनी 12, बचा 1 और 8, आगे उतार लेंगे 6, 6 दूनी 12, 6 18। तो ये हमारा 23 तो आ गया, तो 23 मिनट वाला एक ही ऑप्शन था, बाकी ये 6 से 6 सेकंड, 23 मिनट 6 सेकंड, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट ठीक क्वेश्चन है। की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग बोर्ड मास। जो बोर्ड मास का रूल है हमारा, उससे ये हमें सोल्व करना है। पहले है 17 प्लस, तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट को करते हैं ना, इसे और इसे करेंगे। तो चलिए बाकी ऐसे ही लिख देंगे, 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, ये -8 हो जाएगा, -8 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 1 माइनस 13 39, 54 और 1 55 हो गया, 55 में से 39 गया तो बचा 16, 16 बचा। यहाँ से आगे चलते हैं, 17 2, तो ये यहाँ पे 16 बचा था, तो क्या हुआ, -8 प्लस 3 प्लस 16, 16 और 3 19, 19 में से 8 गया तो 11, यहाँ पे मार्क है, ये बचा 11 बचा अंदर, ये बचा हमारा 17 प्लस 2, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 11,
तो 11 में से 2 गए, 9 बचा, और कितने का बचा, माइनस का बचा ना, माइनस का ज़्यादा है, 17 और प्लस माइनस माइनस, 17 में से 9 गए, बचा हमारा 8। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करो। इनमें सबसे छोटा ज्ञात करना है हमें। तो अगर मैं किसी भी भिन्न की बात करूं, जैसे ये पहला वाला है 2 सही 7/13, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 7/13। ये असल में ऐसे ही लिखा गया है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब भी हमसे ये पूछना हो, ये क्वेश्चन हमें हमें ये पूछे कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। ऐसे ही हम इसे लिख लेंगे 5 प्लस 1/40, और ऐसे ही लिख लेंगे 2 प्लस 1/63, और इसे लिख लेंगे 3 प्लस 1/12। हमें बताना है सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो ये 2 से कुछ ज्यादा है, ये 5 से ज्यादा है, ये 2 से कुछ ज्यादा है, ये 3 से कुछ ज्यादा है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये तो 5 से ज्यादा है, ये तो है नहीं, ये तो बड़ा है। ये 3 से ज्यादा है, ये बड़ा है। तो ये 2 के आसपास ये है, 2 से बड़ा, और ये 2 से बड़ा है। 2 तो इन दोनों में बराबर है। अब हमें देखना है 7/13 बड़ा छोटा होगा या 1/63 बड़ा होगा, छोटा होगा। तो अधिक आपको पता होगा कि जिसके हर में नीचे बड़ी संख्या होती है तो बहुत छोटी संख्या होती है। तो किसके हर में बड़ी संख्या है, ये 63, 63 बड़ा है, बड़ा है। तो ये हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 सही 1/63, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57984372 is exactly divisible by which of the following। ये जो संख्या है निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है, कि इनमें से किससे भाग चली जाएगी। तो हमें क्या देखना है, एक तो 7 से देखना है कि 7 से भाग चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। ऐसे ही 24 का किस किस से देखना पड़ेगा, 2 से और 7 से, नहीं 2 से नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा 6 चौक 24, 4 से और 6 से भाग जाती है क्या। ऐसे ही ये देखना होगा 7 से और 2 से जाती है क्या। फिर यहाँ देखना होगा 9 से और 2 से जाती है क्या। तो लास्ट में 2 है, 2 से तो जाती है, तो ये तो सभी का बैठ रहा है। अब हमें देखना होगा 7 से जाती है या 9 से जाती है। तो मैं इनका ऐड जोड़ के देखता हूँ इन्हें। 5 7 12, 12 9 21, 21 8 29, 29 और 4 33, 4 33, 33 और 3 36, 36 और 7, 36 और 7 43, 43 है तो 45। तो 45 किससे डिवाइड, इनका मैंने जोड़ा तो ये 45 हुआ। तो ये इनका योग 9 से भी डिवाइड हो तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9 पंजे 45। तो इनका एडिशन, इनका जोड़ 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 9 से भी डिविजिबल होगी। तो 2 से, इसके लास्ट में 2 था, तो ये तो हमें पता ही चली गया था कि 2 से डिविजिबल है, तो 9 से भी है। हमने इन्हें सबको जोड़ के देख लिया। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 18। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका मान ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जो ये होता है इसका बेस, ये है ना कि 2 की पावर इतना और 5 की पावर कुछ ऐसे, तो ये नीचे वाले को बेस कहते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ये बेस बराबर बनाना होता है। तो इसमें देखें तो ये 625 है, और इसमें भी 625 है, तो ये तो सेम है, ये तो कैलकुलेट हो सकता है। और इसमें देखें तो ये 25 है, ये 5 है। तो इसे हमें क्या कर लेते हैं, हम बड़े वाले को छोटा बना लेते हैं। बड़े वाले को छोटा कैसे बना सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो चलो चलते हैं, करते हैं। ये है 625 की पावर 6.25 गुणा, अब मैं 25 को क्या लिख दूंगा, 5 की पावर 2, और जो इसकी पावर थी वो वहीं लिखी रहेगी। और अगर मुझे ये नीचे वाला हर वाला मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ,
तो ये क्या हो जाती है, इसकी पावर माइनस में हो जाती है। तो 625 की पावर थी 6.75, तो ये नीचे प्लस में थी, ऊपर जाके माइनस में, गुणा 5 की पावर थी 1.2, ये नीचे तो प्लस की थी, ऊपर जाके माइनस में। अब इसे 5 की पावर 2 है और इसकी पावर 2.6 है, तो पावर की जब पावर होती है तो उनकी क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है उनकी। तो ये कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, मतलब 5 की पावर 5.2। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। 625 है ये, और ये 625 है। 625 की पावर है 6.25 और 625 की पावर है 6.75, ये माइनस में है। तो ये हम इनकी पावर पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 675 ज़्यादा है, 25 कम है। 675 में से 625 गए तो बचे 50। तो 625 की पावर 0.50, और ज़्यादा क्या था, माइनस वाला था ना, तो ये किसका आएगा, माइनस का, 0.50। इसके आगे पॉइंट हो रहा है, एक सेकंड, क्या बचा, माइनस का 0.50 गुणा। अब देखें यहाँ पे क्या था, 5 की पावर 52 माइनस 5 की पावर 1.2, 5.2 में से 1.2 गया तो बचा हमारा 5 की पावर 4 गुणा, बस ये दोनों हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और क्या हुआ। अभी हमारा इतना बच गया, 625 की पावर माइनस के 5.0 और गुणा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। तो इसे कैलकुलेट करना हो तो वही सेम, हमें क्या बनाना होगा, ये बेस इसका बराबर बनाना होगा। तो बेस बराबर बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसे 625 को छोटा कर लूंगा, क्योंकि हम छोटे को बड़ा नहीं कर सकते तो बड़े को छोटा कर सकते हैं। तो ये 625 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है, माइनस के 0.5, और गुणा, अगर मैं 5 को भी अगर 25 में लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, 25 की पावर 2 लिख दूंगा ना, क्योंकि ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 है, तो इसे लिख दूंगा 5 की पावर 2 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब 25। तो ये भी 25 की पावर कितनी हो गई है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये थोड़ा इजी था क्वेश्चन, पर मैं समझाने के चक्कर में थोड़ा लंबा हो गया। 25 की पावर कितनी हो गई, 0.5 की गुणा 2 से हुई तो 1 आया माइनस का, गुणा 25 की पावर 2, 25 की पावर ये -1 है और ये प्लस 2 है, 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 25 की पावर 1 बचा, और 25 पावर 1 का मतलब 25। ये थोड़ा बस समझाने की वजह से ये ऐसा थोड़ा लंबा है। हमने किया गया वैसे, फिर से समझते हैं। नीचे हमें दिया हुआ था, ये दोनों तो बेस समान दिए होते, तो ये तो ऐसे ही घट जाएगा। 625 की पावर कितनी थी, ऊपर थी 6.25 और नीचे थी, नीचे वाला चला गया ऊपर माइनस में 6.75, गुणा 25 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 2, और 2 की गुणा 26 में हुई तो 5.2, और ऊपर जाके ये जो 5 की पावर 1.2 था, ऊपर जाके हो गया माइनस का 1.2। तो यहाँ से कितना बचा, क्योंकि माइनस वाली पावर ज्यादा है तो माइनस में आएगा, 625 की पावर माइनस 0.5, और 5 की पावर कितनी बची, 5.2 में से 1.2 गया तो 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इसे इसे भी 25 बना लूंगा मैं, इसे भी 25 बना लूंगा, तो इसे लिख दूंगा 25 की पावर 2, और 2 की पावर -5 हो रहा है तो 1 हो गई माइनस की, गुणा, तो इसे लिख दूंगा 25 की पावर 2, तो 25 की पावर -1 है, 25 की पावर 2 है, कितना बचा, 25 की पावर 1 बचा, आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक द है। एवरेज एज ऑफ 11 players of a cricket team is decreased by 2 months when 2 of them aged 17 years and 20 years are replaced by 2 new players. What is the average age of 2 new players? एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में 17 और 20 साल की आयु के 2 खिलाड़ियों की जगह 2 नए खिलाड़ी आ गए,
तो उनकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई। तो देखो 11 खिलाड़ी थे, 11 में से क्या हुआ, 2 खिलाड़ी चले गए और दूसरे खिलाड़ी इनकी जगह 2 आ गए, तो 9 तो बे ही रहे जो पहले थे। तो हुआ क्या, ये 2 जाने से कितनी कितनी एज के चले गए वे, 17 एज थी उनकी, एक की और एक की 20 साल थी, वे तो चले गए, कोई 2 नए आ गए। तो उनसे हुआ क्या, 2 महीने औसत आयु घट गई। 2 महीने औसत आयु घट गई, इसका मतलब औसत कैसे निकालते हैं हम, अगर ये तो औसत आयु घटी, टोटल आयु कितनी घटी, टोटल कितनी घटी, तो ऐसे निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, जो औसत आयु है उसकी गुणा किससे कर दूंगा, टोटल नंबर से, कितने खिलाड़ी थे, कितने खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी थे। इसका मतलब कितना हो गया, 22 महीने। जो नए 2 खिलाड़ी आए वे इतने छोटे आए कि इन दोनों से 22 महीने छोटा आए। तो ये दोनों कितने साल के थे, ये दोनों थे 17 और 20, 37 साल के। 37 साल से कितने छोटे आए वे, 22 महीने छोटे आए। बताना क्या है वैसे, बताना है 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु बतानी है। तो 2 खिलाड़ियों की आयु कितनी हो गई, 37 माइनस 22 महीने, और औसत निकालने के लिए 2 से भाग कर दूंगा मैं। तो पहले तो इसे ही कैलकुलेट करते हैं, 37 माइनस 12 महीने का मतलब कितना हुआ, 37 माइनस 22, तो 12, इसका मतलब हो गया 22 महीने का 1 साल 2 महीने, 1 साल 2 महीने। 37 में से 1 साल 2 महीने गए तो कितने बचा, 35 साल और 10 महीने, 35 साल 10 महीने बचा ना, हाँ 35 साल, सॉरी कुछ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे जो ये 2 महीने नहीं होगा, 22 महीनों में कितने हो गए, 1 साल हो गए और 10 महीने हो गए। तो अब 37 साल में से 1 साल 10 महीने घटाएंगे तो क्या बचेगा, 35 साल और 2 महीने। तो इसे अब क्या बताना है, औसत आयु बतानी है, किनकी, 2 जनों की, तो 2 से भाग दे दूंगा। तो 35 का आधा 17.5, मतलब 17 साल 6 महीने, 17.5 का मतलब 17 साल 6 महीने, और 2 महीनों का आधा 1 महीने, प्लस 1 महीना और, तो कितनी एज आ गई उनकी, 17 साल 6 और 1 7 महीने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन समझने में थोड़ा, तो रिपीट करके देख सकते हैं, बैक करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज Rs 180। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 180 रुपये है, मार्केट प्राइस इजिकल टू 180, और एक व्यक्ति ने इसे 10% तथा एक क्रमिक अन्य छूट पर 137 रुपये में खरीदता है, तो दूसरी छूट याद करो। क्या, एक तो उसने कहा गया 180 रुपये 10% की छूट मिली उसे, और एक और छूट मिली, तो 180 रुपये मार्केट प्राइस था, इस पे कितने रुपए की छूट मिली उसे पहले, 10 रुपए की, वो 10% की। तो कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं हम, 100 माइनस छूट, डिस्काउंट बटे 100, और फिर एक छूट और मिली उसे, 100 माइनस दूसरी छूट कितनी मिली ये हमें पता नहीं, हमने मान लिया दूसरे डिस्काउंट को डी बटे 100, तो उसे ये कितनी छूट मिल गई, बराबर Rs 137.7, 137.7। इसे कैलकुलेट करते हैं, पहली छूट कितनी थी 10%, तो 100 में से 10 गया तो कितना बचा 90, तो 180 गुणा 90 बटे 100 गुणा 100 माइनस डी बटे 100 इजिकल टू 137 गुणा 7, 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, और ये 100 इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, जो नीचे वाला होता है वो ऊपर जाता है ना, तो 137.7 गुणा 100, और इधर क्या क्या बचा, 18 नम्मा, 18 नम्मा हो गया 162 गुणा 100
माइनस डी इज इक्वल टू इतना। तो 162 गुणा 100 से भी होगी और 162 गुणा डी से भी होगी। 162 की 100 से गुणा की तो क्या आया 162 गुणा 100 और डी से की तो 162 डी इज इक्वल टू इतना। ये कितना है 137 और 70 इतना आ गया। इसकी गुणा एक तो पॉइंट से जीरो चला हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगा। अब ये डी जो है 162 डी इधर तो माइनस का है तो हमें प्लस करना होता है ना, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 162 हो गया प्लस का डी, मैं बराबर से इधर ले गया और ये इधर आएगा तो इधर आके कहीं का हो जाएगा माइनस का, और इन दोनों की गुणा करते हैं तो कितना आएगा 162 के आगे 2 जीरो और ये कितना बचा 13770। 13770 जीरो जीरो 10 में 7 गया 3, ये बचा 11, 11 में 7 गया 5, नहीं 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2, तो ये बचा 2330 2430। अब हमें इधर है 162 डी, तो डी का मान वैल्यू बता दी ना हमें डी की, डिस्काउंट कितना था 162 इधर है, इधर तो गुणा में है 162 इधर आ जाएगा भाग में, तो इसे डिवाइड कर लेंगे बाकी। चलो भाग देते हैं 162 की भाग, तो पहली बार तो एक से एक बार गया 162, यहाँ बचा 1, 14 में से 6 गए 8, तो 81 बचा, जीरो उतार लिया, 16 पंजे 80, 5 बार चली गई पूरी पूरी, तो ये कितना आ गया 15% आ गया डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। एक बार अगर समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो बैक करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पेपर में छात्रों के औसत अंक 46 हैं, तो औसत का फॉर्मूला ये होता है योग इजिकल टू औसत गुणा टोटल ऑफ टोटल नंबर कितने हैं ना, टोटल कुल। पेपर में 12 छात्रों के औसत अंक 46 हैं, यदि 2 नए छात्रों के अंकों को शामिल किया जाता है, ये सेम शायद उसी के जैसा है जैसा पहले आया था, 2 चले गए थे 2 आ गए थे, तो 2 नए छात्रों को शामिल किया तो औसत अंक 4 से बढ़ गया। 2 नए छात्रों के अंक क्या हैं, उन दोनों के अंक कितने हैं, तो ऐसे ही करते हैं। पहले 12 छात्र थे तो उनका औसत अंक कितना था 46 था, तो अगर मुझे टोटल पता करने हो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, योग उनका क्या हो जाएगा औसत 46 गुणा कुल थे 12, तो टोटल इतने नंबर थे। अब यदि 2 नए छात्रों के अंकों को शामिल, 2 और अंकों को शामिल कर लिया तो ये तो 12 के अंक इतने थे, 2 और आ गए तो इसका मतलब कितने हो गए 14 हो गए, तो 14 हो जाने पर मतलब 2 और शामिल हो जाने पर तो औसत अंक 4 से बढ़ जाते हैं, 4 बढ़ जाएंगे। पहले कितने थे औसत अंक 46 थे, अब कितने हो गए 46 और 4 50। तो अब टोटल निकालना हो तो मुझे कितना कर दूंगा औसत गुणा फिर से भाई, इसने क्या बोला औसत 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया 46 था तो 50 हो गया औसत, और पहले 12 छात्र थे 2 नए छात्र और आ गए, तो छात्र पहले 12 थे 14 हो गए, तो जैसे टोटल मैंने पहले निकाला था औसत गुणा कुल, पहले औसत इतना था कुल इतने थे, अब औसत इतना हो गया और टोटल 14 हो गए। तो क्या बताना है 2 नए छात्रों के औसत अंक क्या है, तो देखो पहले कुल टोटल अंक कितने थे 12 छंग 72, 12 चौक 48, 48 और 7 कितना हो गया हमारा 55। पहले थे 552 नंबर सभी के मिला के, और अभी कितने हो गए 14 पंजे हो गया 700। तो बताना क्या है इनका औसत बताना है, तो कितने अंतर हो गया इनका, पहले 552 अंक थे टोटल मिला के अब 700 हो गए, तो कितने अंक बढ़ गए 552 घटा दूंगा मैं इसमें से, तो 48 तो ये और 6 में से 5 गया 1,
148 नंबर बढ़ गए। तो अब बताना क्या है, औसत बताना है। तो कितनों का अंक है ये, 2 के। 2 का औसत निकालने के लिए 2 से भाग कर दूंगा। 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, कितना आया 74। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक कंपनी में 48 श्रमिक और 2 प्रबंधक हैं। उनमें से एक श्रमिक का वेतन एक दूसरे श्रमिक के वेतन से दोगुना है। यदि इन 2 श्रमिकों को 2 प्रबंधकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिनका वेतन 32,000 रुपये और 22,000 रुपये है, तो श्रमिकों का औसत वेतन 500 रुपये बढ़ गया। अच्छा, प्रतिस्थापित 2 श्रमिकों का कुल वेतन क्या है? तो हमें क्या क्या पता है, 48 तो हमारे श्रमिक थे, श्रमिकों को चलो एक लिख देता हूं मैं, और 2 प्रबंधक थे, 2 को प्रबंधक को भी लिख देता हूं। यदि एक श्रमिक का वेतन दूसरे श्रमिक के वेतन से दोगुना हो, एक श्रमिक का वेतन जो है दूसरे से दोगुना है, इसका मतलब अगर दूसरे का x है तो पहले का कितना है, दोगुना है, 2x है। पहले का हो गया 2x, इसने बोला था ना कि दूसरे श्रमिक का वेतन, एक श्रमिक का वेतन दूसरे से दोगुना है, तो दूसरे का मैंने माना अगर एक x, तो पहले का कितना हो गया 2x। यदि इन श्रमिकों को, इन किन को लगो, इन दोनों को जिनका वेतन x और 2x था, उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया उन्हें। तो रिप्लेस करने पे क्या हुआ, जिनका वेतन 32,000 रुपये और 22,000 रुपये है, जो 2 नए आ गए, वे कितने कितने वाले आ गए, 32,000 वाले और 22,000 वाले। तो श्रमिकों का वेतन 500 रुपये बढ़ गया, जो औसत वेतन है वो 500 रुपये बढ़ गया। तो पहले श्रमिक श्रमिक कितने थे, पहले 48 थे ना, पहले श्रमिक 48 थे, और औसत तो हमें पहले पता नहीं था। अब श्रमिक कितने हैं, अब भी 48 ही है। श्रमिकों का औसत वेतन 500 रुपये बढ़ गया, तो कितने श्रमिक हैं, 48 है, और कितना बढ़ गया, 500 रुपये बढ़ गया औसत वेतन। तो 48 की गुणा 500 से कर दूंगा, तो इतने रुपए बढ़ गया ना, 8 पंजे 40, 80 लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, मतलब 24,000 रुपये बढ़ गया। तो बताना क्या है, प्रतिस्थापित 2 श्रमिकों का कुल वेतन कितना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो, ये जो अंतर है, ये अंतर किनका है, ये सिर्फ अंतर उन 2 का ही तो है, जो 2 श्रमिक गए और 2 प्रबंधक आए, इनके इनकी सैलरी का ही तो अंतर 24,000 है। बाकी तो सेम ही रहे, बाकी कोई ना गया ना आया, सिर्फ 2 श्रमिक तो चले गए थे, जिनका वेतन कितना था, एक का दूसरे से, मतलब एक दूसरे का दोगुना था। अगर एक का x था तो दूसरे का 2x था, और जो आए, एक 32,000 का आया, एक 22,000 का आया, तो सिर्फ इतना चेंज हुआ था ना। तो ये 32 और 22 कितना हुआ हमारा, 54,000। 54,000 रुपये वाले आ गए, और कितने वाले चले गए, 3x वाले चले गए, जिनकी सैलरी टोटल 3x थी, उनकी जगह 54,000 वाले आ गए। तो इनका अंतर कितना रुपये हो गया, 24,000 रुपये। तो ज्यादा किनका होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये प्रबंधकों वाला ज्यादा है। तो 54,000 यहाँ लिखता हूँ नीचे, 54,000 में से अगर मैं श्रमिकों को घटा दूं 3x, तो ये कितना अंतर आएगा इनका, 24,000। देखो मैंने अभी तक क्या किया, उसने बताया था 48 तो हमारे श्रमिक हैं, ओके, 48 श्रमिक हैं, और दो हमारे प्रबंधक हैं। अब बताए, आगे पढ़े, उनमें से एक श्रमिक का वेतन दूसरे श्रमिक से वेतन से दोगुना है। एक श्रमिक का जो वेतन है दूसरे से दोगुना है, अगर दूसरे का x है तो उसका कितना है, 2x है, और बेच चले जाएं। यदि इन 2 श्रमिकों को 2 प्रबंधकों द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, जिनका वेतन कितना कितना है, 32,000 रुपये और 22,000 रुपये, एक का 32,000 है और एक का 22,000 है, तो टोटल कितना हो गया उनका, 54,000 रुपये। और मैं इन दोनों का अगर टोटल करूँ तो 2x और 1x, 3x। और फिर आगे बताया था, तो श्रमिकों का औसत वेतन 500 रुपये बढ़ गया।
तो औसत 500 बढ़ा तो मुझे कुल कुल निकालना होता हो या योग निकालना होता है, तो क्या होता है, औसत गुणा जितना बढ़ गया। वो टोटल नंबर, टोटल कितने थे, 48 थे, और औसत कितना था, 500, तो इतने रुपए बढ़ गया 24,000 की मल्टीप्लिकेशन करके। तो अब मुझे किसका मान निकालना है, 3x का। तो 3x इधर माइनस का है, इधर जाके हो गया प्लस का, क्योंकि प्लस का एक बनाना होता है मुझे सभी को। और ये 24,000 इधर है प्लस का, और इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 54,000 में से 24,000 गए तो कितना बचा हमारा, 30,000। 3x इज इक्वल टू 30,000 है, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, नहीं बस यही बताना था शायद। प्रतिस्थापित दो श्रमिकों का कुल वेतन, ये कुल वेतन कितना था इन दोनों का, 3x था ना, 3x की वैल्यू कितनी आई, 30,000। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी तो फिर से देख लेना वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 व्यक्ति फिल्म देखने गए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही पढ़ते रहना। 9 पर्सन वेंट टू वॉचिंग अ मूवी, उनमें से 8 ने अपने टिकटों के लिए प्रत्येक पर 72 रुपए खर्च किए। 8 ने जो किए 72 रुपए खर्च किए हर टिकट पे, और 9 ने सभी 9 के औसत की तुलना में 8 रुपए अधिक खर्च किए। 8 रुपए इसने ज्यादा खर्च किए 9 की तुलना में, मतलब टोटल सबकी मिला के, मतलब 9 के मिला के कितना औसत ज्यादा खर्च किया इसने, 8। तो मतलब तो कुल निकालना हो मुझे, तो मैं औसत की और टोटल नंबर की गुणा कर दूंगा ना हर बार। तो 9 × 8 72 रुपए ज्यादा खर्च किए इसने सबके सबसे। तो उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी थी। इसने तो 72 रुपए खर्च किए, और इन दोनों का अगर मैं निकालना हो तो कितने रुपए खर्च किए थे, तो कैसे पता लगेगा, इन दोनों की भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 दूनी 16 का 86 लगा, एक 8 7 56 और एक 57। इस इन 8 ने तो 800 वो 576 खर्च किए, और इसने 72 रुपए खर्च किए। तो टोटल कितने खर्च किए, 6 और 2 8, 7 7 14, 80 लगा एक, और 648। कुछ गलत हो गया, एक बार फिर से पढ़ते हैं। 9 व्यक्ति फिल्म देखने गए थे, उनमें से 8 ने अपने टिकटों के लिए प्रत्येक पर 72 रुपए खर्च किए। 72 रुपए खर्च किए, 8 ने अपने टिकटों के लिए प्रत्येक पर 72 रुपए खर्च किए। 8 ने तो 72 रुपए खर्च किए, और 9 ने मतलब अकेले ने, 9 ने सभी 9 के औसत खर्च की तुलना में 8 रुपए ज्यादा खर्च किए। ओके, उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है। इंग्लिश में देख, 9 persons went to watching a movie. 8 of them spent 70 each of for their tickets, and the ninth spent Rs 8 more than the average expenditure of all the 9। अच्छा, जो सभी का एवरेज है उससे 8 ज्यादा खर्च किया, तो उससे 8 ज्यादा खर्च किया। एक बार फिर से करते हैं। 8 ने अपनी टिकट के लिए 72 रुपए खर्च किए, तो 8 ने तो इतने किए, 8 × 72। 9 ने कितना किया, जो उनका औसत आगा 9 का, तो हमें 9 का औसत तो पता है नहीं, मैंने मान लिया ए है उनका औसत, 9 का औसत ए है, तो उसने औसत की तुलना में 8 रुपए अधिक, तो औसत से 8 रुपए ज्यादा खर्च किए उसने। तो 9th ने कितने खर्च कर दिए, 8 ने तो इतने किए थे, और 9 ने कितने किए, A+8। और ए क्या है, ए जो है इन 9 के 9 का, ये ए है, इसे एक बार ए को सही करके लिख देता हूँ, ये ए है, A+8 रुपए खर्च किए। और ए क्या है, ये इन सब का औसत है, किनका, 8 और 1 दोनों का मिला के औसत कितना है, ए है। और बटे में किससे भाग देंगे, 9 से भाग देंगे ना। एक बार इसे फिर से बता देता हूँ ये कैसे किया मैंने। 8 ने अपने टिकटों के लिए 72 रुपए खर्च किए, टोटल कितने रुपए हो गए, 8 × 72। 9 ने सभी 9 के औसत खर्च की तुलना में 8 रुपए अधिक खर्च किए। तो 9 ने औसत, टोटल औसत हमें पता नहीं ना, तो हमने मान लिया ए औसत है इनका सबका, तो उससे कितने 8 रुपए ज्यादा खर्च किए ये 9th ने। तो ये क्या है, औसत है ना इनका, किनका,
9 के 9 का, तो 9 के 9 का औसत निकालना तो 9 से भाग दूंगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, औसत। औसत क्या है, ए। तो अभी से हम सोल्व करते हैं। तो ये तो गुणा में होगा, 8 की गुणा 72 से होगी, प्लस, और ये 9 इधर चला जाएगा, ये 9a हो जाएगा, 9a। इनकी गुणा करनी पड़ेगी, एक बार गुणा करते हैं। 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगाए, 8 सत्ते 56 और 1 57, प्लस 8, इसमें 8 और जोड़ दूंगा, तो ये कितना हो गया, प्लस ए इजिकल टू 9a। तो ये ए एक तरफ ले जाऊंगा ना मैं, इधर ए जाके माइनस का ए हो जाएगा, तो क्या बचा, 9a में से एक गया 8a इजिकल टू 584। अब ए का मान वैल्यू निकालनी हो तो मुझे 8 इधर लेके जाऊंगा, 8 इधर आएगा भाग में, 8 सत्ते 56 और बचा 2, 8 दिया 24। तो ये एक आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 73। तो ये ए क्या था, ए था इनका 9 के 9 का औसत। बताना क्या है, उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि। कुल राशि कितनी खर्च की गई थी, ये की गई थी 8 गुणा 72 प्लस ए प्लस 8, या फिर 73 गुणा 9 भी तो कर सकता हूँ मैं, क्योंकि 73 औसत है और 9 टोटल है। तो ये टोटल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, औसत से गुणा कर देता हूँ टोटल नंबर्स की। तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो क्या 27, लास्ट की वैल्यू क्या है, 7 है ना, 7 ऑप्शन एक ही है, यही आएगा 657 इनकी गुणा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ नहीं आया होगा तो वापस कर लेना, और जिसे समझ जल्दी आ रहा है तो भाई स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रैल 2021 में हुआ था एग्जाम जो कंडक्ट, उसके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए ने 202 सॉरी 2002 में 4000 वोटों के बहुमत से जीत दर्ज की। 2005 में मतदाताओं की संख्या 25% की वृद्धि हुई। 2002 की तुलना में बी के वोटों में 50% की वृद्धि हुई, और इस तरह बी ने 15,000 वोटों से बहुमत से जीत हासिल की। 2002 में बी के लिए मतदान किए गए वोट की संख्या बतानी है। 2002 में बी को कितने वोट मिले थे, ये बताना था। तो पहले वोट कितने हुए, वो कौन से सन में हुए, 2002 में, और कौन कौन ने चुनाव लड़ा, ए ने और बी ने। बताना क्या है हमें, 2002 में, इस वाले साल में, एक तो 2002 में हुए थे चुनाव और एक 2005 में हुए थे। तो 2002 में बी को कितने मिले ये बताना हमें लास्ट में, फाइनल में। तो हमें अगर एज्यूम करना होगा, तो जो चीज हमें बताना है उसी को एज्यूम करते हैं ना। तो बी ने हमने माना कि एक्स वोट मिले उसे, ठीक है। फिर अब शुरू से पढ़ते हैं, दो, यहाँ से शुरू से पढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए ने 2002 में 4000 वोटों से बहुमत से जीत दर्ज की। ये जीता है इसमें, 2002 में जो वोट इलेक्शन हुए थे। तो बी को अगर एक्स मिले होंगे तो ए को कितने मिले होंगे, 4000 वोटों से जीता, मतलब बी से 4000 वोट ज्यादा है, ये तो मिले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है 2005 में मतदाताओं की संख्या 25% बढ़ गई। तो 2005 में 25% मतदाता बढ़ गए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 2002 में कितने मतदाता थे, कितने मतदाता थे, ए को इतने वोट मिले थे और बी को इतने मिले थे। तो टोटल निकालना हो तो दोनों को जोड़ दूंगा ना, इसके वोट ए के और बी के वोट जोड़ दूं तो टोटल वोट मिल जाएंगे ना। तो एक्स और प्लस एक्स, 2x प्लस 4000। तो ये कितनी, ये क्या है, ये वो है जो 2002 में वोट पड़े टोटल। अब इसने क्या बोला, 2005 में मतदाताओं की संख्या 25% बढ़ गई, तो 2005 में कितने वोट पड़े होंगे, 2x प्लस 4000 का 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा मतलब 125%, ठीक है। तो ये टोटल वोट कब पड़े, ये पड़े हमारे 2005 में। 2002 की तुलना में
बी के वोटों में 50% की वृद्धि हो गई। बी के वोट जो थे 2002 में कितने थे, एक्स से, और 2005 में यहाँ ए और बी के मैं 5 के लिखूंगा, तो बी को कितने वोट मिले, यहाँ 50% बढ़ गए। मतलब कि इसे अगर पहले एक्स वोट मिले थे तो अब कितने मिल गए, 1.5x मिल गए ना। 50% का मतलब, 50% बढ़ने का मतलब हो गया 1 का 1.5 हो गया। और इस तरह बी ने 15,000 वोटों से बहुमत जीत लिया। तो इस बार क्या बताया है, इस बार इलेक्शन कौन जीता, बी जीता। कितने वोट मिले थे इसे, 1.5x, और कितने ज्यादा मिले, 15,000 वोटों से जीता। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को बी से इस बार कम वोट मिले, ए को कम मिले ना, और कितने कम मिले, 15,000। बी को कितने मिले, 1.5x, तो ए को कितने मिले, 1.5x माइनस 15,000। ठीक है, अब बताना क्या है, बी के, ये इसका एक्स की वैल्यू बतानी है मुझे। तो एक्स की वैल्यू बतानी है, तो मैं अगर ए और बी के वोट ये जोड़ दूं 2005 के, तो ये कितने थे, ये थे ना, ए और बी के टोटल वोट कितने थे 2005 में पड़े हुए, ये है ना, ये यहाँ पे, ये हमने निकाला था 2005 में टोटल वोट कितने पड़े, ये बताया था इसने, 2005 में मतदाताओं की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई। तो 25% की वृद्धि हो गई तो टोटल वोट कितने पड़े थे, इतने पड़े थे। तो मैं अगर ए के कितने वोट मिले और बी को कितने वोट मिले, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये आएगा ना। तो चलो ये करेंगे, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया भाई, नीचे आ। 1.5x माइनस 15,000 में क्या जोड़ दूंगा, 1.5x जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4,000 गुणा, क्या है गुणा, 125/100 है ना, तो इसे क्या लिख दूंगा, 5×5 = 25, 5×4 = 100, 5/4 लिख दूंगा। नहीं नहीं, लिखने की जरूरत नहीं थी, नहीं इसे ऐसे ही लिखेंगे, 125/100, ये क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो पड़ेगा ना, लिखने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं, ये 1.5x है और ये भी 1.5x है, 1.5x और 1.5x 3x माइनस 15,000 इजिकल टू 2x प्लस, ये अब बचा 40, 40 की गुणा 125 में की, तो 125 दूनी 250, 250 दूनी 500, और एक जीरो और था, 5,000 हो गया। ये 2x है, तो इधर जाकर कहीं हो गए माइनस के, इधर क्या था, 3x, 3x में से 2x गया, 1x, और ये 15,000 इधर कहीं के थे माइनस के थे, इधर लेके जाऊंगा तो प्लस के हो जाएंगे। तो 15,000 और इधर 5,000 पहले ही थे, तो कितने हो गए, 15 और 5 20,000, 15 और 5 20,000। बताना क्या है, एनुअल इनकम। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था ना, 2002 में बी के लिए मतदान किए गए वोटों की संख्या बताओ। कुछ गलत हो गया क्या, 3x में से 2x गए, तो x 15,000, और इधर कितना था, 25, 125, 250, मतलब कुछ मिस्टेक हो गई इसमें, ये मिस्टेक हो गई, हमने 2x और 4,000 दोनों में गुणा करनी थी ना इसकी। एक बार फिर से करते हैं यहाँ से सोल्व। क्या होना था, 2x प्लस, ये जो है, ये जो है 5 5 25×5 125, और 25×4 100, तो 5 की गुणा इसमें भी होगी, 2x में भी, और 4,000 में भी 5 की गुणा होगी। और ये जो 4 है इधर बटे में है, तो इसकी 4 की गुणा इस साइड हो जाएगी, तो इसे भी हमें फिर से करना होगा। ये इतना पूरा ही करते हैं फिर से। ये 1.5x और 1.5x हो गया था, 3x माइनस 15,000 इजिकल टू
यहाँ पे था 125/4, 25×5 125 और 25 का 100, 4 की गुणा इधर होगी, जो नीचे होता है वो बराबर से इधर जाने पर ऊपर आ जाता है, और 5 की गुणा इसमें होगी। तो मैं 5 की गुणा करूँगा तो 5×10x प्लस 5×4 = 20, 20,000। ऐसे ही 4×6 = 12x माइनस 15×4 = 60,000 = 10x प्लस 20,000। छोटे वाले x में इधर ले जाऊंगा क्योंकि ये 10 है, इधर 12 है, 12 वाली साइड। तो 12x में से ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस में हो गया। तो 12x में से 10x गए, 2x = ये माइनस वाला इधर माइनस था, इधर जाके प्लस में हो गया। तो कितना हो गया? 20,000 प्लस 60,000, 20,000 और 60,000 80,000। 2x का वैल्यू आई 80,000, तो x की वैल्यू कितनी आई? 40,000। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सॉरी एक राज्य में एक्स में 5 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय पर 8% का आयकर इनकम टैक्स और 10 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय पर 10% का आयकर लगता है। यदि कोई व्यक्ति कुल 1,20,000 रुपए का कर अदा करता है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? 5 लाख रुपए से अधिक पे 8% लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 लाख से मेरे नीचे हैं तो मेरा टैक्स क्या है? 0 है। ठीक है, 5,000 तक, 5 लाख तक सॉरी कोई भी टैक्स नहीं है। फिर आगे बात करें, इसमें हमें बताना है 0, 5 लाख तक 0 हो गया, और 5 से 10 लाख के बीच में इसने बोला है 5 लाख से ऊपर 8% लगता है, और 10 लाख के ऊपर अलग है। तो मतलब 5 लाख के और 10 लाख के बीच में कितने परसेंट लगता है? 8% लगता है। और 5 लाख और 10 लाख के बीच में कितना हो गया? 5 और 10 में अंतर कितना हो गया? 5 लाख का। तो 5 लाख में कितना परसेंट लगता है? 8% का। और ऐसे ही क्या बताना है? 10 लाख रुपए से अधिक पर 10% का आयकर लगता है, इनकम टैक्स बताना है। उसकी वार्षिक आय है, तो देखो ऑप्शन जो है 16, 17, 18, 19 है। इसका मतलब 10 लाख रुपए से तो उसकी ज्यादा है इनकम। तो 5 लाख तक रुपए तक तो उसका इनकम इनकम टैक्स 0 हो गया। और जी 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना हो गया? इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए को कितना लगा? 8%। ऐसे ही 5 लाख से ऊपर कितनी उसकी इनकम है, अगर हमें ये पता हो तो हम 10 में जोड़ देंगे ना, क्योंकि 5 तक तो 0 आया, 5 लाख तक। 5 लाख पे इतना लग गया 8%, और ऊपर कितने लाख रुपए बचे वो अगर हम निकाल लें, तो हमने मान लिया x लाख रुपए हो रहा है उसकी इनकम 10 लाख से ऊपर, तो उस पे कितना इनकम टैक्स लगेगा उसका? 10% का लगेगा। और ये जो इनकम टैक्स लगा ये किसके इक्वल टू हुआ? ये हुआ 1,20,000 के। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो 0 का तो 0 है, ये छोड़ देते हैं। ये हुआ 50,000, और 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 2। यहाँ पे देखो हमने ये जो x माना है, ये x लाख रुपए है। तो x लाख, लाख का मतलब गुणा 1 2 3 4 5, x लाख रुपए, क्योंकि जो 10 लाख रुपए से ऊपर बताने ना, मैं तो कितने लाख हैं, x लाख माने ना हमने, तो x गुणा लाख। तो 2 0 से एक 0 हो गया, एक 0 हो गया, तो कितना बचा? 8 5 40 और 3 0 1, 1 2 3 प्लस ये कितना बचा था? 10,000 x, 10,000 x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1,20,000। अब x के वाले एक साइड, बाकी ये इधर ले जाएंगे, तो इधर प्लस का है, इधर आके आ जाएगा माइनस का। तो 1,20,000 में से 40,000 गए तो 80,000, और इधर कितना है? 10,000 x। तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 0 से 4 0 गए, तो x इजिकल टू कितना आ गया? 8। और x क्या था? x था 10 लाख से ऊपर, तो 10 लाख रुपए से कितनी
10 लाख से ऊपर कितनी इनकम है उसकी? 8 लाख। तो टोटल कितनी इनकम हो गई? 18 लाख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मार्केट प्राइस। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 4% अधिक है। क्या बोल रहा है? उसका अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है। मतलब कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो उस पर अंकित कितना कर दिया हमने? उस पर 40 रुपये ज़्यादा कर दिया ना। अगर 100 रुपये की है वो चीज़, उस पर अंकित कितना कर दिया? 40 रुपये ज़्यादा। 40% ज़्यादा कर दिया, मतलब 40 रुपये ज़्यादा कर दिया, तो 100 रुपये की अगर चीज़ है वो, तो 140 रुपये लिख दिया मैंने उसका। दुकानदार आगे बोल रहा है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 28.57% की छूट देता है। ओके। अनुरोध पर वह एक और छूट देता है जो कि लागत मूल्य के 12.5% के बराबर थी। अच्छा, एक तो उसने 28% इतनी परसेंट की छूट दी, और अनुरोध करने पर एक छूट और दे दी उसने 12.5% की। तो बताना क्या है? दुकानदार का अनुमानित नुकसान। 2% उसने छूट दी तो उसके बाद उसका नुकसान हुआ, तो नुकसान कितना हुआ परसेंट का, कितने परसेंट का, ये बताना है। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं। 140 का अगर उसने 140 रुपये पे इतने रुपए की छूट देता है वो 28.557 की, तो कितने रुपए होंगे? तो कैसे निकालते हैं? 100 माइनस छूट 28.57 बटे 100 इक्वल टू कितना हो गया? 140 गुणा 100 में से 30 गया तो कितना हो गया? 71 अब इसकी गुणा 140 से होगी। 140 से कर देता हूँ। 14 42 यहाँ से लगे 4, 14 जगह 56, 56 और 4 60, यहाँ से लगे 6, 14 14, 6 20, यहाँ से लगे 2, 14 70 98, 99 100, और 2 के बाद पॉइंट था तो 1 और 2, तो ये क्या आ गया? 140 रुपये। उस 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर 140 रुपये अंकित कर दिया, और फिर उस पर 28% की छूट दे दूँ। तो अगर 140 रुपये मैंने अंकित किया हुआ था, और उस पर 28% की छूट दे दी, तो कितने रुपए की बेच दी वो मैंने? 100 रुपये की बेच रहा हूँ मैं। और उसके बाद भी क्या कर रहा है, मतलब कि जितने रुपए की थी वो, लगभग उतने की तो बेच रहा हूँ। 02 को लगभग, इसकी तो लगभग नगण्य है वैल्यू। तो जितने रुपए की खरीदी थी, जितने रुपए कॉस्ट प्राइस था, उतने रुपए की तो अभी 28.57% की छूट देने पे हो रहा है। अब वो कह रहा है अनुरोध पर वह एक छूट और दे देगा। अगर इसमें भी छूट देगा तो नुकसान तो होना ही है। और कितना नुकसान होगा? जितने परसेंट की छूट देगा, तो 12.5% की और छूट दी उसने, तो कितना नुकसान हो गया उसे? 12.5% का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, एक निर्माता अपनी सभी वस्तुओं को 60 रुपये प्रति एक की दर से बेचता है। 60 रुपये की पर बेचता है, सेलिंग प्राइस है एक का। प्रत्येक वस्तु के लिए सामग्री की लागत मूल्य, और जी खर्च कितना किया था उसने? पर पे कॉस्ट प्राइस उसका 40 रुपये हो गया। और संयंत्र को प्रति सप्ताह संचालित करने के लिए 3000 रुपये का अतिरिक्त खर्च लगता है। जो कॉस्ट प्राइस है वो एक सप्ताह में उसे संचालित करने का 3000 रुपये लग जाता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस 3000 पर वीक। ओके। 1000 रुपये प्रति सप्ताह सॉरी का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री करनी चाहिए? देखो, बात तो हर जगह सप्ताह की है, तो हमें उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि दिन दिन का तो कोई है नहीं, सप्ताह ही चल रहा है हर जगह, तो दिनों को तो छोड़ देते हैं। अब देखते हैं टोटल उसका, हमें क्या क्या बताना क्या है, कितनी बिक्री करनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि उसे एक्स वस्तु बेचनी चाहिए चाहिए। तो एक वस्तु का मूल्य 60 रुपये है, तो एक्स वस्तु का कितना मूल्य हो जाएगा? 60x। ठीक है। और ये तो सेलिंग प्राइस हो गया ना। और 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, ये भी 40x हो जाएगा। पर अभी इस पे उसे कितने रुपए और लगा? खर्च, ओवरहेड खर्च 3000 और लगा। 3000 बताया था ना, 3000 रुपये। तो क्या
इतने रुपए की तो उसने बेच दी 60x की, और लगे कितने रुपए थे? 40x प्लस 30,000। तो बता रहा, ये पूछ रहा है हमसे 1,000 रुपए का लाभ और कमाना हो तो उसे कितनी एक्स का वैल्यू बताना है। तो उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ उसे 1,000 रुपए का। लाभ को मैं क्या लिख सकता हूँ? लाभ को मैं ये लिख सकता हूँ ना, लाभ हमारा कब होता है? जब मैंने कम में खरीदा हो और ज्यादा ज्यादा में बेच दिया हो। तो मतलब जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, ज्यादा में बेचा गया हो, तभी तो लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो लाभ लाभ निकलता कैसा है हमारा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के 1,000 रुपये, यही तो है ना लाभ। और विक्रय मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य था 60x, और क्रय मूल्य कितना था? ये 40x है। ये ब्रैकेट है। 40x प्लस 3,000 इजिकल टू 1,000। अब 60 में से 20 गए, सॉरी 60 में से 40 गए, तो 20x इजिकल टू ये तीन, ये 3,000 है। 3,000 इधर जाके क्या होगा? माइनस का हो जाएगा ये तो। 60x 60x माइनस, सॉरी यहाँ पे फिर से वही गलती कर रहे हैं हम, जब जो ऊपर की थी मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट लगता है ना। इसे इस लाइन को फिर से करता हूँ सोल्व। तो ये क्या होगा? 60x माइनस 40x, और ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये सीपी जो है ये टोटल कितना, ये घटेगा ना टोटल सीपी। और सीपी क्या था? 40x प्लस 3,000। पर इसके आगे अगर माइनस होगा तो ये 40x भी माइनस का हो जाएगा और 3,000 भी माइनस का हो जाएगा। ऊपर भी सेम मिस्टेक हमने पहले क्वेश्चन में की थी। 3,000 इजिकल टू 1,000। अब 60x में से 40x गए तो हमारे बचे 20x, और ये 3,000 इधर माइनस के इधर लेके जाऊंगा तो प्लस के हो जाएंगे। तो 1,000 में 3,000 और ऐड हुए तो हो गए 4,000। जीरो से गया जीरो, दो दूनी 4, 200। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 200 रुपये। तो यही बतानी थी हमें कितने बेचने होंगे। तो उसे 200 वस्तुएं हर वीक बेचनी होंगी, तब उसे कितने रुपए का लाभ होगा? हर वीक 1,000 रुपये का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी बेचने पर पंकज ने पाया कि उसे 20% की हानि हुई। वह यह भी पाता है कि यदि उसने 27 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। वास्तविक शुरुआती हानि 10% लाभ पर बेचने पर कमाए गए लाभ का कितने प्रतिशत है? ओके, चलो करना शुरू करते हैं। एक घड़ी को बेचने पे पंकज ने पाया कि उसे 20% की हानि हुई। माना कि उसने वो घड़ी जो है x रुपए की बेची, तो उसे क्या हुआ? 20% की हानि हुई। ठीक है। अब क्या करा? वह यह भी पाता है कि यदि उसने 20 रुपए में ज्यादा में बेचता, मतलब x रुपए में पहले बेची थी, अगर वो x से 27 रुपये ज्यादा में बेचता तो क्या होता? उसे 10% का लाभ होता। 10% क्या हुआ होता? प्रॉफिट हुआ होता। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा जी, इन दोनों को मैं डिफरेंस देखूं इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस आगा क्या? माइनस कर देता हूँ मैंने। तो x में से x था तो 0, और ये माइनस का 27 हो गया, इजिकल टू इसे माइनस करूंगा तो माइनस का 30 हो गया। माइनस से माइनस गया, 30% हुआ था। तो ये 30% इजिकल टू कितना आया? 27 के बराबर आया। 10% कितना? 30% माइनस का था, ये भी माइनस था, हाँ। 30% 27 हुआ, तो 10% कितना? 3 × 3 और 3 × 9 = 27। 10% हो गया 9 के बराबर। तो पूरी वैल्यू कितनी होती है किसी भी चीज की? वो हो गया जी हमारा 100% होता है ना। तो 10% 9 है, तो 100% 90 है। तो वो उस पूरी चीज का मूल्य क्या हो गया? मूल्य हो गया 90 रुपये। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? वास्तविक शुरुआती हानि 10% लाभ
पर बेचने पर कमाए गए लाभ का कितने प्रतिशत है। तो 20% हानि पे कितनी हानि होगी उसे, मतलब 90 का 20%, 90 का 20% कितना हो गया 27, सॉरी 18, 90 का 20%, 18 हुआ ना, 90 का 20%। और यदि 10% लाभ पर बेचता तो कितने परसेंट अंतर है, 90 का कितना 10%, 90 का 10% कितना हो जाएगा 9। तो ये बताना है कि कितना प्रतिशत है, हानि जो है, ये हानि कितनी थी 18 की थी, और लाभ कितना हुआ 9 का। तो ये हानि इसका कितने परसेंट है, हानि मतलब 18 किसका, लाभ का, लाभ कितना है 9 का, कितने परसेंट है, का गुणा परसेंट 100, 9 दूनी 18 और 2 गुणा 100 इजिकल टू 200। इस क्वेश्चन को बस सिर्फ करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आंसर किसी भी तरीके से करेंगे आंसर आ ही जाएगा इसका। इजी क्वेश्चन था वैसे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, घुमा घुमा के दिए बस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फल विक्रेता ने किसी दिन 200 सेब बेचे, 40 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 200 सेब बेचने पे उसे क्या हुआ, 40 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। जबकि अगले दिन उसने फिर 200 सेब बेचे तथा 40 सेबों के बराबर हानि हुई। अच्छा, इस बार से हानि हुई। इन दोनों परिस्थितियों में लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत का अंतर क्या होगा, मतलब पहले जितनी परसेंट लाभ हुआ और फिर बाद में जितनी परसेंट हानि हुई, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। चलो निकालते हैं कितने कितने परसेंट उससे लाभ हुई और हानि हुई। पहले केस में क्या हुआ था, उसे लाभ हुआ था, तो लाभ निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, लाभ कैसे निकाल सकता हूँ मैं, लाभ जब होता है मुझे जब मैंने कोई चीज कम में खरीदी हो और मैंने ज्यादा में बेच दी हो, तभी तो मुझे लाभ होगा। मतलब कि जो मेरा क्रय मूल्य था वो कम होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, फिर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस जितने में मैंने खरीदा वो कम हो, तभी तो लाभ होगा ना। तो लाभ हुआ कितना, अब लिख लेते हैं बस ऊपर से। लाभ कितना हुआ, 40 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर। ये हुआ 40 सेबों के विक्रय मूल्य, एसपी, सेलिंग प्राइस के बराबर। और कितने बेचने पे, 200 सेब बेचने पे। अब 200 सेब बेचने पे उसे लाभ हुआ 40 सेबों के बराबर, तो लाभ किस पे हुआ होगा, 200 सेबों के क्रय मूल्य पे तो हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस पे। और ये क्वेश्चन जब भी लाभ या हानि वस्तु के बराबर दी गई हो, 40 सेबों के बराबर हुई ना यहाँ पे, 40 सेबों के विक्रय मूल्य के, तो ये हम लाभ और हानि उसी में लिखते हैं। तो जितने बेचने पर लाभ हुआ तो उतने उसी उतनी तो उतनी चीज ही तो खरीदने, कितनी खरीदी सेम ही लगाएंगे। तो अब चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। एस पी एक साइड ले जाऊंगा, सीपी इधर माइनस का, तो इधर लेके आऊंगा, तो इधर हो गया प्लस का सीपी इजिकल टू, ये इधर प्लस का एसपी है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो 400 में से माइनस 40 एसपी हुआ, तो कितना बचा 160 एसपी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सीपी और एसपी एक साइड और ये डिजिट जो है ये एक साइड ले जाऊंगा। तो सीपी और एसपी को इधर ले आ गया, एसपी इजिकल टू 160 बटे 200, 200। अब मैं इसे कैलकुलेट इजी करने के लिए 100 के, क्योंकि परसेंट का है ना ये, तो 100 में कर लूंगा इसे। तो 100 के लिए 2 से यहाँ पे, 2 से यहाँ से पे भाग दी, तो 2 अट्ठे 16, 80 बटे 100। तो क्या हुआ इसका मतलब कि क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस कितना था, 80 रुपए का था, और बेच कितना दिया 100 रुपए का, तो कितने परसेंट लाभ हो गया उसे, 20 रुपए का लाभ हुआ ना। और लाभ का हमेशा किस पे होता है, लाभ हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस पे। 80 गुणा 100 इजिकल टू कितना हो गया, 20 पंजे 100, और 5 से अगर भाग दूंगा मैं, वो सॉरी 20 चौक 80, 20 चौक 80, 4 से 25 को भाग दूंगा तो 25%। तो उसे पहले केस में कितना
लाभ हुआ 25%। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या हुआ था, अगले दिन उसे 200 सेब बेचने पर 40 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई थी। तो मुझे अगर हानि निकालनी हो तो हानि कब होगी, पहले तो मुझे ये बताओ। हानि मुझे तब होगी जब मैंने ज्यादा का खरीद सॉरी कम का खरीदा हो, ज्यादा का खरीदा हो और कम में बेच दूं मैं। तो क्या मतलब, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और बेचा हुआ मूल्य कम हो, तो ज्यादा वाले को पहले लिखेंगे ना, है ना। ये हानि होती क्या है, वो हानि जब होती है जब ज्यादा में खरीदा गया हो। तो ये वही है, ज्यादा में खरीदा होगा तो इसलिए मैंने पहले खरीद कॉस्ट प्राइस लिखा है। तो हानि हुई कितनी थी, 40, 40 के विक्रय मूल्य के लिखा हुआ था ना, 40 के विक्रय मूल्य के। तो 40 का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के। और कितने वस्तुओं के, 20 वस्तु, 200 वस्तुओं की बात चल रही। तो ये तो 200 दोनों जगह सेम ही ऐसे ही लिखा जाता है हर क्वेश्चन में। तो 200, पर ये देखना होता है पहले सीपी लिखा जाएगा या एसपी लिखा जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के निशान से सारा खेल इसी का है। तो मैं क्या करूंगा, एसपी एक तरफ, ये इधर माइनस का है तो इधर लेके जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये 40 थे, 200 और जुड़ गए तो कितने हो गए, 240। एसपी इजिकल टू 200 सीपी तो है ही, सीपी और एसपी एक साइड। तो एसपी के बटे में आ गया सीपी, 200 तो इधर था ही, और इधर 240 हो गया। इसे थोड़ा इजी करने के लिए वही सेम, मैं इसे 100 में चेंज कर लूंगा। तो ये कितना हो गया, 100/120, 2 से भाग दे दी मैंने। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपये का उसने बेचा, खरीदा कितने का था, 120 रुपये का। तो हानि हो गई उसके कितने रुपए की, 20 रुपए की। और हानि किस पे लगती है हमेशा, लाभ या हानि, वो लगती है क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो बटे 120 गुणा 100, 20 छक का 120। और जी 6 से अगर 100 को भाग दें हम तो कितना आएगा, 6 का ना 6, जैसे 4 जीरो, 6×6 = 36, बचा कितना 36, 4 बचा बटे 6। तो 2×2 = 4, 2×3 = 6। तो कितने परसेंट की हानि हुई उसे, 16 से ही 2/3 की। तो ये हमने शुरू में भी देखा था कि 16 से ही 2/3 को क्या लिखते हैं हम, 16 + 2/3 तो लिखते हैं। अब बताना क्या था, ये जो लाभ हुआ, ये लाभ इतना हुआ था और हानि कितनी हुई, इतनी हुई। तो इन दोनों में अंतर बताना था बस। क्या पूछ रहा था, ये था ना, दोनों परिस्थितियों में लाभ परसेंट कितना था, 25%। और हानि परसेंट कितनी हुई, ये हुई, इतनी परसेंट हानि हुई। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो 25 में 16 तो गया ही, और ये इतना हो जाएगा। तो 25 में से 17 गए तो कितना बचा, 8। सही, 2/3 एक में से गया तो 1/3। तो 8 से ही 1/3, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़े लेंदी लेंदी सवाल है। एक स्कूल में 630 छात्र हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। पहले लड़कों की बात की ना, तो लड़के फिर लड़की, तो 3:2 है, ये तो सबको पता होगा ना। अगर अनुपात में दिया हुआ हो तो मैं इनके साथ कोई भी कांस्टेंट ले लूंगा मैं। तो इसे क्या लिख दूंगा मैं, 3:2 था ना इनका, तो इसे 3x मान लेता हूँ और इसे 2x मान लेता हूँ। और क्या था, एक बार वो पढ़ लेते हैं। एक स्कूल में 630 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है ना। तो ये लड़के हो गए 3x, लड़की होगी 2x, और दोनों मिला के कितने थे, 630। तो दोनों को जोड़ दूं अगर मैं, 3x को भी और 2x को भी, तो वे कितने छात्र थे टोटल, 630। और 3x और 2x 5x इजिकल टू 630। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 5 इधर लेके जाना पड़ेगा, और 5 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में होगा। भाग करूं मैं, 5 गुना 5, बचा कितना, 5 गुना 5, तो बचा कितना था, एक बचा था ना 6 और 3। तो 5×2 = 10, फिर बचा कितना, 3 और 0 30, 5×3 = 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 126 आ गई। बताना क्या है, 90 नए छात्र के प्रवेश के। अब जो है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात अब कितना बताया इसने, इसने बताया है लड़के और लड़कियों का अनुपात अब 7:5 हो गया।
तो अब लड़के और लड़की को कितने के पहले कितने थे, पहले लड़के 3x थे और लड़कियां 2x थी। और x की वैल्यू तो हमें पता चल गई ना। तो लड़के अगर मुझे पता करने हो लड़के कितने हैं, लड़के थे कितने, लड़के थे 3x। तो लड़कों की वैल्यू मैं निकाल लूँ, तो x की वैल्यू है 226 की गुणा 3 से करूंगा तो लड़के आ जाएंगे 8 6 तिया 18, अरे 6 तिया 18, 1 6 7 378 थे लड़के। और लड़कियों की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, लड़की कितनी थी, तो 126 की 2 से गुणा करूंगा तो लड़की आएंगी 2 4 5, 252 लड़की थी, 378 लड़के थे। तो लड़के कितने थे, 378, लड़की थी 252। अब हुआ क्या, लड़के आए पता नहीं कितने, हमने मान मान लिए लड़के आए 20। तो लड़की कितनी आई, क्योंकि टोटल जो आए लड़के और लड़की मिला के 90 आए, टोटल आए 90। अगर लड़के आए इनमें से, अगर वैसे ही मैं मानता हूँ कि लड़के अगर 40 आए होंगे तो लड़की कितनी आई होंगी, टोटल में से लड़के घटा दूं अगर मैं तो लड़की तो बची। तो लड़के कितने माने मैंने, लड़के माने के 20 आए हैं। तो अगर मुझे लड़की बतानी हो तो मैं कैसे करूंगा, टोटल 90 में से अगर मैं लड़कों की संख्या घटा दूं तो ये कौन आ गई, ये लड़की आ गई। तो लड़की कितनी आई, 90 माइनस 20। और ये अनुपात कितना हो गया, 7:5 हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसके पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये कितना हो गया, 90 जोड़ते हैं तो इसमें 342 हो जाएगा, 2 4 और 3, 342 माइनस 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की गुणा इसमें होगी 378 गुणा 5 प्लस बी की 5 से होगी तो 5 बी, और इजिकल टू कितना आ जाएगा, इजिकल टू आ जाएगा ये 342 माइनस बी है, तो 342 गुणा 7, और माइनस का मार्क है, 7 की बी से करेंगे तो 7 बी। अब मैं माइनस वालों को बी को इधर लेके जाऊंगा ना, पहले तो गुणा कर लें इनकी, 8×5 = 40 का जीरो, हाथ लगे 4, 7×3 = 35, 35 और 4 39 से लगे 3, 5×3 = 15, 16×17 = 18, ये इतना हुआ। और इन दोनों ही गुणा करूंगा तो 7×2 = 14 का 4, हाथ से लगा 1, 7×4 = 28 और 29, हाथ से लगे 2, 7×3 = 21, 22, 23। ठीक है, अब ये कितने थे, 5 बी, और ये वाले बी भी मैं माइनस वाले इधर लेके जाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, प्लस का 7 भी हो जाएगा, तो 5 और 7 12 बी, इजिकल टू कितना हो गया 2394। तो ये है, और ये इधर आके कितना, इधर प्लस में था और इधर घट जाएगा 1890। 1890 घटाए 4 जीरो 23 में से 18 गए तो 5, 504 आ गया किसके बराबर, 5 बी के बराबर। 5 बी के बराबर 504 है। अगर मुझे बी की वैल्यू पता करनी हो तो 12 उधर लेके जाऊंगा, 12 इधर गुणा में है, जिनके बीच में कोई गुणा का निशान, कोई निशान नहीं होता तो उनके बीच में गुणा का निशान, और गुणा वाला इधर जाके भाग में, 12 से भाग करता हूँ तो 12 12 चौक 48, और बचा कितना 2 और 4, 12×2 = 24। तो किसकी वैल्यू आ गई हो, ये बी वैल्यू आ गई बी की। बी क्या थे, बॉयज। तो कितने लड़के थे, 42 थे। ये था ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।